कांग्रेस मेरे साथ होंगे, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ होंगे और अजीत मंजुला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वरिष्ठ पत्रकार अजीत मंजुला जो कि मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या स्थिति क्या है। लेकिन फजील अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। फजील साहब, अभी जैसा कि हम जगदम्बिका पाल साहब को सुन रहे थे, जगदम्बिका पाल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब अभी तो बहुत सारी कई सारे आवेदन आए हैं, कई सारी पिटीशन आई हैं, उनको सुनना बाकी है, अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष लोगों को बरगला रहा है, लोगों को भड़का रहा है और इस पर सियासत कर रहा है। आखिर तकलीफ क्या है? देखिए, ये तो सबके लिए कहते हैं। जब किसी कानून बिल आया था तो ये कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है, बाद में उसको वापस ले लिए। तो अभी ड्राइवरों के लिए कानून लाए, मोटर व्हीकल एक्ट लाए, फिर उसको भी वापस ले लिए। तो इनका सारा कानून जो है पता नहीं कहां से ये लोग पढ़ के आते हैं। जिस कानून को बनाने के लिए जेपीसी की गठित की गई जेपीसी, उस जेपीसी में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ने जो सुझाव दिए उनको सीधे से रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब एक झोला पोस्टमैन का जिसे बॉक्स होता है ना, बैग अपना उठाए और गांव में चल दिए, उसमें देखते नहीं है कि किसकी चिट्ठी क्या है, उसका काम है सिर्फ डिलीवर कर देना। जेपीसी का काम ये नहीं है कि उसी उठा के झोला उठाए और यहाँ से झोला उठाए वहां झोला डाल दिए। उस पर पूरी तैयारी, गहन मंत्रण। लेकिन जिस तरह से जो सदस्य हैं जेपीसी के, उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग को सुना ही नहीं जा रहा है, हम लोग का कोई आवेदन दिया है तो उस पर सुनवाई ही नहीं की जा रही है। ठीक उसी तरह से एक सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए झोला उठाए और झोला लाके 500 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दिए। अभी वक्फ काउंसिल देश में एक होता है मनु जी, एक सीनियर आईएएस होता है जो पूरे देश का वक्फ काउंसिल बोलते हैं उसको। वक्फ काउंसिल पिछले 5 साल से कोई है ही नहीं पूरे देश का। वो जो रिटायर हो गए उसके बाद कोई किसी की नियुक्ति नहीं हुई और बिना वक्फ काउंसिल के इतना बड़ा बिल आने लगा, जेपीसी का गठन हो गया। क्या कानून, क्या देश चला रहे ये लोग, कैसे देश चला रहे हैं? अच्छा फाजिल साहब, एक सवाल है मेरा। मतलब ही नहीं है। फाजिल साहब, मेरा एक सवाल है। वैसे झोला उठाए और चल दिए। फाजिल साहब, मेरा एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को लेकर कोई विवाद नहीं है? वक्फ में क्या वक्फ के ऊपर यह आरोप नहीं लगता है? मुस्लिम समाज के लोग ही आरोप लगाते हैं कि साहब हमारी जमीन पर अननेसेसरी कब्जा कर लिया है, वक्फ ने दावा कर दिया है। मैंने तो देखा था कि अभी हाल के कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ मंदिरों पर भी वक्फ ने अब दावा कर दिया कि यह हमारी संपत्ति है, जबकि जवाब यह आया कि जब वक्फ बना नहीं था उससे पहले की यह संपत्ति मंदिरों की है। तो क्या आप नहीं लगते कि सब तो जी मनु जी, मैं बोलूं जी? प्लीज। देखिए, ये बहुत सी चीजें ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है बस। कुछ चीजें, वक्फ बोर्ड के पास कागज होता है और बहुत सी जमीनें जो लोग मुसलमान नावल्द मर जाते हैं, जिनकी कोई औलादे नहीं होती, वो जमीन भी वक्फ को अपने आप चली जाती है। ठीक बात है। तो बहुत सी जमीनें इस तरह के मुकदमे तो हर चीज पे चलते हैं। आपकी निजी संपत्ति पे मुकदमे चलते हैं, अपने परिवार के बंटवारे पे मुकदमे चलते हैं। तो मुकदमा तो एक अच्छी चीज है, उससे न्याय मिलता है, मुकदमा तो चलते रहना चाहिए। लेकिन मुकदमों का आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुकदमे तो होते रहते हैं ना, वक्फ की होगी तो वक्फ की मिलेगी, वक्फ की नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। और बहुत सी चीजें जो परंपरागत चली आ रही हैं, कितने के तो जिंदा को मुर्दा घोषित कर दे रहे लोग, बेचारे तहसीलों में घूम रहे कि हम जिंदा हैं, उनको कोई आज तक जिंदा। तो विवाद का कोई अंत नहीं होता है, विवाद जिसमें आप चाहिए कर लीजिए। और इस बिल के आने के बाद भी जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो तो खाली नहीं हो पाएंगी ना, उसको सरकार को ऐसे भी खाली कराना चाहिए। बहुत सी वक्फ की संपत्तियों को सरकार ने भी कब्जा कर रखा है और आम लोगों ने भी कब्जा कर रखा है। तो अगर सामान्य भाषा में समझें फाजिल साहब, सामान्य भाषा में समझें तो सरकार ये बिल क्यों लेकर आ रही है, ये बता दीजिए। देखिए, सरकार इसलिए बिल ला रही है कि उसको हिंदू तुष्टीकरण करना है। उसको देश में 9 लाख करोड़ शेयर बाजार में डूब गया, उस पर डिबेट ना हो, उस पर बहस ना हो, ग्रामीण की बहस ना हो, बेरोजगारी पर बहस ना हो, इसलिए ले आ रहे। और अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता और यहाँ की 60 करोड़ आबादी मुसलमान की होती तो क्या इस तरह की बातें होती देश के अंदर? ये सब तो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं है। अनंत सिंह कर रही है लोग। अनंत सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत सिंह, सीधा सीधा आरोप लगा है कि सिर्फ राजनीति के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है, हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के लिए ये बिल लेकर आ रही है, आप इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं इसलिए ये बिल लेकर आ रही है। जहां तक सवाल वक्फ की संपत्ति का है
तो वक्फ की अगर संपत्ति है, उसमें कोई विवाद है तो अदालतों में मामला चलेगा, उसमें दिक्कत क्या है? लाखों मामले चल रहे हैं तो ये भी चल जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा मनोज जी आपने प्रश्न पूछा है। पहले तो मैं अपने मित्र फाजिल भाई को बताना चाहता हूँ। फाजिल भाई कह रहे थे मुकदमा होते रहना चाहिए, अच्छी बात है। फाजिल भाई, हम लोग गांव देहात से आते हैं। गांव देहात में दो बात कही जाती है कि न्यायालय और अस्पताल का कभी भगवान किसी को चक्कर न लगाए। लेकिन पता नहीं आप किस तरीके से बोल रहे हो, और आप स्कॉलर बन के आए तो आपको कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो आपको जानकारी नहीं है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल में जेपीसी आई, जेपीसी का गठन हुआ, और जेपीसी के गठन ने लगभग सभी प्रांतों का दौरा किया और 38 बैठकें हुई और 118 घंटे की बैठक हुई, और जिसमें 6 महीना तक लगातार पूरे देश का भ्रमण करने के बाद कई मुद्दों पर उसमें चर्चाएं हुई, जिसमें 44 ऐसे अमेंडमेंट भी किए गए जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य, जिसमें कि 21 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सदस्य उसमें शामिल थे। और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर किसी भी बिल पे हाथ उठा के समर्थन और विपक्ष की बात होती है, उसी तरीके से हर अमेंडमेंट पे, एक अमेंडमेंट पे, 44 अमेंडमेंट पे लोगों से पूछा गया और उनसे कंसर्न लिया गया, नोट ऑफ डिसेंट भी लगाया गया। उसके बाद ये जेपीसी 428 पेज का एक तैयार करता है बिल, और जो कि लोकसभा में और राज्यसभा में उसको पेश किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात मनोज भाई, आजकल देश में कुछ इस तरह के कुछ जमात तैयार हो गई है जो कि कभी सीएए के नाम पर, कभी यूसीसी के नाम पे, कभी धारा 370 के नाम पे अलग अलग तरीके से मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को बंटवारा करने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए एक तरीके से एक मुहिम चल रही है देश में कुछ दिनों से, जो कि ये जंतर मंतर पे आज देखा गया। ये बताइए मनोज भाई, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र फाजिल भाई से, फाजिल भाई आज क्या आवश्यकता थी जंतर मंतर पे इकट्ठा होने की? कल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद तारिक अनवर साहब ने कहा कि हमें अगर विरोध करना होगा तो मैं पार्लियामेंट में करूंगा, लेकिन इस जमात में शामिल नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस के ही मसूद साहब शामिल होते हैं उसमें, और तरह तरह के मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए जिस तरीके से वो बात करते हैं, यह लगता है कि ये अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए न्यायालय से देश चलता है, कानून से देश चलता है, देश किसी के कहने से नहीं चलता है और संविधान के तरीके से चलता है। आज का प्रदर्शन संवैधानिक था। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से मनोज भाई आप प्रोमो में दिखा रहे थे, ये शाहीन बाग पार्ट 2, मैं आपको विश्वास के साथ, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग को पूरी देश और दुनिया ने देखा है, वहां के आंदोलन को, और पुनः इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं इसका दावा करता हूं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने शाहीन बाग नहीं बनने देना है जंतर मंतर को। और शाहीन बाग में जिस तरीके से एक धर्म के लोगों और एक तरीके से वहां पे जिस तरीके से जो हो रहा था, मैं आज कहना नहीं चाहता उन बातों को, बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे चीजों में उन चीजों को बताया गया था। आज जेपीसी ने जिस तरीके से वहां पे लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया है वक्फ संशोधन बिल, निश्चित तौर पे देश को इसकी जरूरत है, और हमारी सरकार इस पे प्रयासरत है कि जो अंतिम पादान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास की धारा कैसे पहुंचे, और हम गरीब महिलाओं को